की राज तरंगिनी कश्मीर का सबसे प्राचीन, महत्वपूर्ण और प्रामाणिक इतिहास है। कल्हन कल्हन के पहले भी कश्मीर में इतिहासकार हुए थे, जिनका आधार कल्हन ने लिया होगा। इनमें से 8वीं शताब्दी के हलराज राजा अवंती वर्मन के समकालीन रत्नाकर और राजा कलश के समकालीन छिमेंद्र के नाम उल्लेखनीय हैं। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में राज तरंगिनी के लेखक कल्हन की चर्चा करने जा रही हूँ। कल्हन की राज तरंगिनी के आगे इन इतिहासकारों की पुस्तकों का प्रचलन कम होता गया और अब तो उनमें से अधिकांश अप्राप्य हैं। कल्हन के पिता चंपक पंडित कश्मीर के राजा हर्ष के मंत्री थे। हर्ष की हत्या के बाद संभवतः पिता पुत्र दोनों ने ही फिर नौकरी नहीं की। दुर्भाग्य से कल्हन ने अपने जीवन चरित्र के बारे में कोई विवरण नहीं छोड़ा है। केवल राज तरंगिनी के आधार पर यह अनुमान किए जा सकते हैं कि वह अत्यंत सूक्ष्मदर्शी, विनोद प्रिय, कल्पनाशील और मानव स्वभाव के पारखी व्यक्ति थे। चरण भाटू की तरह अपनी समकालीन राजाओं की प्रशंसा के पुल बांधने की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी और इस दिशा में वह अत्यंत स्वतंत्र और निर्भीक व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। चाटुकारी उनमें छू तक नहीं गई थी। इसी कारण उसने अपने समकालीन राजाओं के अच्छे कामों की प्रशंसा की है तो उनके निरंकुश कार्यों की बुराई भी की है। यद्यपि वह स्वयं एक शैव परिवार में जन्मे थे, परंतु अन्य धर्मावलंबियों के प्रति समान रूप से ही उदार और सहिष्णु भी थे। उन्हें अपने देश से अगाध प्रेम था। इसका अनुमान उन श्लोकों से लगता है जिनमें उसने कश्मीर का गुण कीर्तन किया है। कश्मीर की प्राकृतिक और आर्थिक स्थिति का उसे समुचित ज्ञान था और जिस स्थान का भी उसने वर्णन किया है वह पूरी खोज करके और प्राचीन विध्वंस इमारतों और मुद्राओं के प्रमाणों का उपयोग करके। यही कारण है कि मध्यकालीन इतिहासकारों की रचनाओं में राज तरंगिनी का स्थान बहुत ऊंचा है। इसकी रचना राज तरंगिनी की रचना सन 1148 से 49 ईस्वी में हुई और यह पुस्तक 8 तरंगों में विभक्त है। पहली 3 तरंगों में तो केवल संदिग्ध ऐतिहासिक अस्तित्व के राजाओं की वंशावली की गणना कराई गई है और बीच बीच में जिन घटनाओं का उल्लेख है वे पौराणिक व्याख्यानों की कोटि की हैं और ऐतिहासिक मूल्य नहीं रखती हैं। लेकिन कारकुट वंश तक पहुँचते पहुँचते कल्हन के विवरण में निश्चित ऐतिहासिक आधार दृष्टिगोचर होने लगता है और अवंती वर्मन के राज्यकाल 1855 से 1883 ईस्वी जिससे 5वीं तरंग का प्रारंभ होता है, राज तरंगिनी का विवरण सदी और प्रामाणिक है। बल्कि लेखक जितना अपने वर्तमान काल की ओर अग्रसर होता जाता है उसका विवरण उत्तरोत्तर उतना ही विशद और विस्तारपूर्ण होता जाता है। पहली 4 पुस्तकों की ऐतिहासिकता से इतना अवश्य सिद्ध होता है कि कल्हन में प्राचीन इतिहास को आलोचक दृष्टि से देखने का वैज्ञानिक संस्कार नहीं था। प्राचीन लोक परंपरा में कितना भाग या पौराणिक है और कितना वास्तविक, इसका विवेचन करने की उसमें क्षमता नहीं थी। संभवतः उसके पास पर्याप्त मात्रा में पिछले 3000 वर्षों का इतिहास लिखने के लिए प्रामाणिक सामग्री भी नहीं रही होगी। संपूर्ण राज तरंगिनी में लगभग 8 सहस्र श्लोक हैं, परंतु इनमें से आधे से ज़्यादा श्लोकों में कल्हन ने अपने पूर्ववर्ती 150 वर्षों की घटनाओं का ही वर्णन किया है। यही कारण है कि 7वीं और 8वीं तरंगें इतनी बड़ी हैं। कश्मीर के सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से भी राज तरंगिनी का मूल्य अत्यधिक है। इस संबंध की सूचनाओं को सर ऑरेन स्टालिन ने 3 भागों में बांटा है। प्रारंभ से ही कश्मीर में पवित्र स्थानों की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व रहा है, अतः पहली सूचनाएं इन पवित्र स्थानों से संबंध रखती हैं। कल्हन ने राज तरंगिनी की भूमिका में लिखा है कि कश्मीर एक ऐसा देश है जहां सरसों के दाने के बराबर भी ऐसी रिक्त भूमि नहीं है जहां पर कोई तीर्थ न हो। वास्तव में आज भी इन
स्थानों की संख्या अनगिनत है और विलक्षण बात यह है कि इस्लाम अपना लेने के बाद भी इस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके विपरीत शायद ही कोई ऐसा गांव या चश्मा है जहां का चश्मा या कुंज हिंदुओं के लिए पुनीत स्थान हो और जहां मुसलमानों की जियारत न हो। ऐसे उल्लेखनीय है, ऐसे प्राचीन पवित्र स्थानों में अधिकतर चश्मे हैं जिन्हें कश्मीरी में नाग कहते हैं या निर्झर नाले और नदियां हैं। ये स्वयंभू देवता हैं जिन्हें भक्तों की दृष्टि प्राकृतिक स्थानों में सहज ही ढूंढ निकालती है। ये तीर्थ हिंदू वर्ग के हैं और उन्हीं स्थानों पर मिलते हैं जहाँ पर हिंदू मत का प्रचार है या रहा है। दूसरा, राजतरंगिणी में दूसरे प्रकार की सूचनाएं ग्रामों, नगरों, राज्यों, मंदिरों, मठों, विहारों और भवनों के निर्माण करने या बसाने के संबंध में है। प्राचीन काल में जब कोई नया नगर बसाया जाता था तो उसका नामकरण बसाने वाले के नाम के आगे पुर लगाकर किया जाता था। यथा हस्कपुर, कनिष्कपुर, जस्कपुर, निशकपुर, जस्कपुर या प्रबरपुर, पदमपुर, जयपुर, जयपुर आदि। मुसलमान, सिख और ढोगड़ा राज्यों के काल में भी पुर लगाकर नगरों और ग्रामों का नामकरण करने की प्रथा जारी रही, जैसे जैनपुर, शहाबुद्दीनपुर, मोहम्मदपुर और रणबीरपुर आदि। इस प्रकार मंदिर, मठ, विहार और दूसरी धार्मिक इमारतों के नाम भी उनके संस्थापक के नाम के आगे उनके देवता या धार्मिक उद्देश्य या संक्षिप्त परिचय जोड़कर रखे जाते थे। इस प्रकार शिव मंदिरों के नाम में संस्थापक के नाम के आगे ईश या ईश्वर जोड़ा जाता था, जैसे अवरेश्वर, अमृतेश्वर आदि। कल्हण ने राजतरंगिणी में स्थानों के प्रचलित नाम ही दिए हैं। ये नाम कहाँ तक अपने मूल रूप में हैं या शुद्ध हैं, इसकी पड़ताल करने के पूर्व यह जानना जरूरी है कि उस समय की बोलचाल की भाषा निश्चय ही एक प्रकार की अपभ्रंश थी, जो बाद में विकसित होकर आधुनिक कश्मीरी बन गई है। और उस समय और उसके सैकड़ों वर्ष पहले से संस्कृत ही यहाँ की राजभाषा थी। यहाँ तक कि मुसलमानों के समय में भी कुछ दिनों तक संस्कृत अपने इस पद पर विराजमान रही। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर स्थानों का नाम संस्कृत में ही रखा जाता रहा होगा। वस्तुतः इन नामों को संस्कृत मूल सिद्ध किया जा सकता है। आजकल कश्मीरी में उनका जो रूप बदल हो गया है वह ध्वनि विकार के स्वाभाविक नियम के अनुसार, इसलिए नामों की अनार्थ व्युत्पत्ति की खोज करना कि कहीं उन्हें बाद में संस्कृत का लिबास न पहना दिया गया हो व्यर्थ है। जहाँ तक कल्हण का संबंध है, उसने एक दो स्थानों पर ही इस तरह की प्रवृत्ति दिखाई है और प्रचलित नामों को संस्कृत के ढांचे में ढालकर उपस्थित किया गया है। उदाहरण के लिए कादम्बरी कथा सार के लेखक अभिनंद ने जिस गांव का नाम गोरमुलक दिया है उसे कल्हण ने घोरमुलक कर दिया है। अन्यथा अधिकतर उसने पहाड़ों, नदियों, झरनों और दर्रों आदि के शुद्ध प्रचलित नाम दिए हैं और उनके संस्कृत उच्चारण पर जोर नहीं दिया है। तीसरा, कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर के प्राचीन सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से जितनी उपयोगी और प्रामाणिक सूचनाएं हैं, उतनी ही उपयोगी सूचनाएं उनमें यहाँ की जलवायु, आर्थिक परिस्थिति, विभिन्न मानव जातियों की प्रादेशिक स्थिति और राजनीतिक इतिहास के संबंध में है। झेलम के मार्ग को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयत्न किए गए उनका भी उसमें सविस्तार वर्णन है। इससे यह पता लगाने में सुविधा हुई है कि नियंत्रण के पहले और बाद में वितस्ता यानी झेलम और सिंध के संगम स्थान से कितना परिवर्तन हुआ है। कल्हण के बाद लगभग 300 वर्षों तक देश में अराजकता फैली रही। अंतिम हिंदू राजाओं और प्रारंभ के मुसलमान सुल्तानों के शासन, कुव्यवस्था, निरंकुशता और राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण
अशांतिपूर्ण बने रहे, जिससे विद्याध्ययन और पांडित्य का ह्रास हो गया। साहित्य और इतिहास रचना की प्रवृत्ति दब गई और ज्ञान विज्ञान की उपेक्षा की गई। परंतु इस 300 वर्षों के आध्यात्मिक शून्य और मरुस्थल के बाद एक उर्वर मरीचिका के दर्शन हुए, सुल्तान जैनुल आबदीन के राज्यकाल में। कश्मीर के प्राचीन संस्कृत कवियों की रचनाओं में भी कश्मीर के सांस्कृतिक भूगोल के बारे में कुछ न कुछ उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं, जिनसे कल्हण के विवरण की पुष्टि होती है। इन कवियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम क्षेमेंद्र का है, जिसके रामायण मंजरी, दशावतार चरित्र, समय मातृका, जातक माला, कठी कंठाभरण, चतुर्वर्ग आदि अनेक छोटे बड़े ग्रंथों का संस्कृत साहित्य में ऊंचा स्थान है। उसकी पुस्तकें 11वीं शताब्दी के द्वितीय और तृतीय चतुर्मास में लिखी गई थी। उनकी पुस्तक समय मातृका जो एक मौलिक काव्य है और जिसमें क्षेमेंद्र ने अपने समय के जीवन की अभिव्यंजना करते हुए सभासदों के कपट जालों का रहस्य उद्घाटन किया है, कश्मीर के संस्कृत भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।